हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज बात करेंगे फिजिक्स में विद्युत धारा का, यानी इलेक्ट्रिक करंट का। और ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको इस चैप्टर से जो भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। फिर इससे जो थ्योरी है वहीं से आपको सारा क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर विचार करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव इसी थ्योरी से रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप इस थ्योरी को, इस चैप्टर को हल्का में मत लेना, क्योंकि ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सभी एनसीईआरटी से लिया गया है। मैं खुद बीपीएससी का तैयारी करता हूँ, रिजल्ट भी दिया हूँ, तो इसीलिए मुझे एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी का कंटेंट निकाल के आप लोग को पढ़ाता हूँ। सारा क्वेश्चन जितना भी एग्ज़ाम होता है, छोटा से लेके बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर जगह से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भी पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, इसीलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर मैं कहूँ कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़िए तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्लास 6 से लेके कम से कम 10 तक का पढ़ना होता है। और जब 2-3 पेज पढ़ोगे ना, तो मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एक लाइन पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे खुद तैयारी करना पड़ता है, मैं खुद एग्ज़ाम लिखता हूँ, तो इसीलिए मुझे एक लाइन पढ़ना बहुत आसान होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस मैराथन में इलेक्ट्रिक करंट पर विचार करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का। करंट जो है पास करता है 2 तरीके से, एक तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण, दूसरा आयन के मोमेंट के कारण। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो दुनिया में जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं, जिसको मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं, जिससे करंट पास हो सकता है, जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ है। और कैसा पदार्थ है? धातु है। और इससे जो करंट पास करेगा ना, उसका कारण इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने के कारण जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, तो उस कंडीशन में करंट का फ्लो होता है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन जितने भी दुनिया में लिक्विड पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उससे जब करंट पास करता है, जैसे मैं कहूँ कि सोडियम क्लोराइड का घोल, जैसे कि NaC है, ये हमारे पास अगर हमारे पास बाबू एक बीकर है और इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, और इसमें हम क्या किए, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक थोड़ा डाल दिए, तो ये जो पानी है ये किसका सॉल्यूशन है? सोडियम क्लोराइड का। ये बाहर में जब हम लोग इसका यूज करते हैं तो ये सॉलिड अवस्था में होता है। नमक जिसका यूज करते हैं वो क्या है? सॉलिड है। और सॉलिड अवस्था में इससे करंट पास नहीं करता है, नमक से करंट पास नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल देते हैं तो ये पूरी तरह से घुल मिल जाता है। पानी में जाने के बाद बाबू सोडियम Na+ और Cl- अलग अलग हो जाता है। जब ये अलग हो जाता है तो ये आयन के रूप में हो जाता है। सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब ये आयन के रूप में हो जाता है तो आयन के मोमेंट के कारण इससे करंट पास करता है। इससे क्या करता है? करंट पास करता है। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एल्युमिनियम का एक वायर है और इससे अगर इलेक्ट्रॉन पास करता है, उसका कारण इलेक्ट्रॉन होता है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है कि सॉलिड जो भी पदार्थ है, जो मेटल है, उससे जब करंट पास करता है तो उसका कारण इलेक्ट्रॉन होता है। और जो भी सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, चाहे वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो, तो उससे जब भी करंट पास करेगा उसका कारण क्या होगा? आयन होगा। ठीक है, क्या होगा? आयन होगा। इसी पे आज हम लोग बात करने चलते हैं स्टूडेंट्स।
और हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। और देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोट करिएगा सॉरी, वो डिलीट हो गया क्या? अंडो, हाँ, वो नोट करिएगा, चार्ज। ठीक है, चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हमारे पास सबसे पहले चार्ज दिएगा, पॉइंट चार्ज मतलब आवेश। आवेश के बारे में स्टूडेंट्स, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट्स त्याग करता है या फिर ग्रहण करता है, मतलब क्या, लूज करेगा या फिर गेन करेगा, तब इससे होकर करंट पास करता है। तब इससे क्या होता है, करंट पास करता है और इस पे चार्ज उत्पन्न होता है। या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा या तो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स आवेश यानी चार्ज। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तब उस पे आवेश उत्पन्न होता है और वो आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करता है तब उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो त्याग करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करेगा यानी दे देगा किसी को इलेक्ट्रॉन तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब ग्रहण करेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में टोटल तो 11 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8, 1 लिखा जाता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमेशा अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट नंबर पूरा करने के लिए, अपने बाह्यतम कक्षा को पूर्ण करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये बन जाएगा इसके पास मात्र 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये किसी को दे दिया, तो इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन वही बात करूं बाबू क्लोरीन का, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7। अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी से ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर अपने पड़ोसी से लेता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। इस कंडीशन में इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो क्या देख रहे हैं कि अगर कोई मेटल है, कोई धातु है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। सारा PDF जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम का लेते हैं एक एग्जांपल। Mg, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट्स 2, 8, 2। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेके ये 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में पुराना चाहेगा। लेकिन इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। अब मेटल हमेशा चाहता है कि कम खपत में, कम एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें या त्याग करें, तो इसीलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस कंडीशन में ये बना लेगा स्टूडेंट्स 10 इलेक्ट्रॉन, यानी बन जाएगा 2 और 8। इस प्रकार जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ, तो उस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव आयन हो जाएगा। इस पे +2 लिखने का मतलब है, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है Mg प्लस और प्लस। इसका मतलब है 2 प्लस या +2 का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Mg 2 प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग किया है। ठीक है, एग्जाम में जब क्वेश्चन रहेगा ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, डायरेक्ट लिख देगा कि Mg+2 इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, या फैराडे पूछ देगा, मैं उस पर भी जाऊँगा, कितना फैराडे इससे करंट पास करेगा तो उस पर भी जाऊँगा। तो चार्ट पे मैं ट्रिक करके बता दूंगा आपको। ठीक है, सभी ट्रिक से, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने तो दीजिए।
तो चार्ज के बारे में क्या समझे कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उस पे जो चार्ज उत्पन्न होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, त्याग करने वाला पे पॉजिटिव, ग्रहण करने वाला पे नेगेटिव। दूसरा पॉइंट दीजिएगा मौलिक कण। मौलिक कण, मौलिक कण जितने भी पदार्थ है इसके पास स्टूडेंट्स 3 मौलिक कण होता है। टोटल कितना मौलिक कण होता है? 3 होता है। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इसको लिखते हैं ई पे माइनस करके। दूसरा मौलिक कण होता है प्रोटॉन, इसको हम लिखते हैं पी प्लस करके। और तीसरा होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है, इसको स्मॉल एन लिखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन 3 मौलिक कण होते हैं, सभी जितना भी पदार्थ है उसके 3 मौलिक कण होते हैं। इसी तीनों मौलिक कण से मिलकर ये बना होता है। जब हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स तो आपको हम बताऊंगा कि पदार्थ के 3 मौलिक कण नहीं और भी होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में आए तो 3 ही मौलिक कण मारना है। ठीक है, ये बेसिक है। और आगे मैं आपको बताऊंगा प्लाज्मा भी होता है, बोस-आंडरसन कंसेंट भी होता है। ठीक है, तो उसको भी बाद में रखते हैं। तो पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं नेगेटिव चार्ज लिखे हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज लिखे हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं लिखे हैं। इसका कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ना न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये बाबू सबसे अलग है, इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये आशिक है, आशिक, इसे किसी से प्यार नहीं है। ठीक है, प्यार अगर है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। ठीक है, इसको नहीं है, इसीलिए न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पे। पदार्थ के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मान लेते हैं ये एक पदार्थ है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये इसको कहते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, यानी कक्षा। ठीक है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये तीनों क्या है? ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? चक्कर लगाता है। ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। आपको अभी लगता होगा कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, परमाणु संख्या जैसे बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सब ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। और सभी ऑर्बिट में फिक्स इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसका फार्मूला है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो उसका फार्मूला है 2n²। मैं आगे इसको भी बताऊंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ, छूटेगा कुछ नहीं। इसको स्टूडेंट नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। और इस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसको स्टूडेंट्स द्रव्यमान संख्या यानी मास, तो मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसी में द्रव्यमान संख्या होता है। तो नाभिक में मैक्सिमम द्रव्यमान संख्या होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या का जो फार्मूला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर किसी मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए सोडियम, और सोडियम के पास कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है ये बताइए। इसका टोटल होता है स्टूडेंट्स द्रव्यमान संख्या 23 और इसके पास प्रोटॉन की संख्या 11 है। तो इस द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉन संख्या को माइनस कर लो तो टोटल हो जाता है स्टूडेंट्स 12 ना। तो ये प्रोटॉन की संख्या है और ये न्यूट्रॉन की संख्या है। अगर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है तो हम द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास द्रव्यमान संख्या है और प्रोटॉन की संख्या मालूम है तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आयन पे भी क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि नाभिक में टोटल द्रव्यमान संख्या, मैक्सिमम द्रव्यमान संख्या होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, नाभिक जल्दी टूटता नहीं है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में हमेशा घूमते रहता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा घूमते रहता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। तो ना प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो ऑर्बिट यानी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक में आ सकता है? नहीं। मैं केमिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगा परमाणु संख्या तो वहां पे बताऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करने वाला नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, नोट करिएगा, नोट में लिखिएगा 1 नंबर में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा प्रोटॉन का बाबू। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब याद रखना। और तीसरा लिखिएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे स्टूडेंट्स कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, हर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए पढ़ने का बहुत चीज़ है, बुक में बहुत चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये आपके लिए थोड़ा अनुमान लगाना दिक्कत की बात है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ कि मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि ग्रंथ पूरा पढ़ा दूँ और पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। पढ़ने की तो बहुत चीज़ है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चालक, हेडिंग दीजिएगा चालक यानी कंडक्टर। ठीक है, सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, एक भी पीडीएफ यहां से जाने वाला नहीं है। अच्छा, पदार्थ के चालक के बारे में बताओ। बहुत सारे, देखिए मानिए हमारे पास ये पेन भी है, ठीक है, एक पानी पीने वाला बोतल भी है, प्लास्टिक भी है, रबड़ भी है, हर तरह का लकड़ी का भी सामान है, ये भी एक पदार्थ ही है। तो चालक किसे कहेंगे? दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सबके सब चालक नहीं है। तो चालक किसको कहा गया? तो यहाँ पे बांट दिया गया कि वैसा पदार्थ जिससे करंट आसानी से पास कर सकता है, वैसा पदार्थ जिससे करंट आसानी से पास कर सकता है, करंट आसानी से पास कर सकता है, कर सकता है, उसको क्या कहेंगे? चालक कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक मेटल पे बात करेंगे। मेटालिक चालक दो प्रकार का होता है बाबू, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, चालक दो प्रकार के होते हैं। चालक उसको कहेंगे जिससे करंट आसानी से पास कर सकता है। आसानी से कहे तो अब ये एक छोटी सी दुनिया में बात करते हैं, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पोल है, और यहाँ से वायर जा रहा है, ठीक है, इसको इस स्विच से जोड़ दिए। अब ये जो वायर है इससे करंट पास कर रहा है, और यहाँ से हमारे बोर्ड में भी आ रहा है। तो करंट आसानी से देखो इससे पास कर रहा है, हमारे बोर्ड तक आ रहा है। तो ये जो वायर है इसको कहेंगे चालक। यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है उसको कहेंगे चालक। ठीक है, चालक पदार्थ। और यहाँ पे जो बोर्ड में प्लास्टिक लगा है उसको कहेंगे अचालक। अचालक मतलब क्या? ऐसा पदार्थ जिससे करंट पास ही नहीं करता हो। जैसे देखते हैं ना, बिजली ठीक करने वाला चप्पल पहन लेता है रबड़ का, उसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्लास्टिक का रहता है कि नहीं? तो चालक किसको कहेंगे? जिससे आसानी से करंट पास कर सकता है। इंपॉर्टेंट है मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। चलिए बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर पे। मेटालिक कंडक्टर किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ
जिसमें करेंट इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण पास करता हो उसको कहेंगे मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक मतलब मेटल, मेटालिक कंडक्टर मतलब क्या, जिससे करेंट इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण पास करता हो, वैसा पदार्थ जिससे करेंट इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण, मोमेंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के आवागमन के कारण, इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के कारण करंट पास कर रहा हो, उसको कहेंगे मेटालिक कंडक्टर। जैसे एग्जांपल लीजिए मेटालिक कंडक्टर का बाबू, तो आयरन हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ये जी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब के सब क्या है, मेटालिक कंडक्टर ही, मेटल है। वायर जो होता है, तार जो होता है, वो किसका होता है, वो ज़्यादा करके कॉपर का होता है और एल्युमिनियम का होता है। बड़े बड़े जो आईफोन है या लैपटॉप है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें सिल्वर का होता है, क्योंकि सबसे अच्छा चालक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI कर लो, सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है, वो है Ag। ये पूछ देगा एग्जाम में, सबसे अच्छा चालक कौन है, सिल्वर। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है सिल्वर में, और इससे करंट बहुत आसानी से, बहुत तेजी से पूरा का पूरा करंट पास कर जाता है, प्रतिरोध रोक नहीं पाता है। तो सबसे अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छा चालक अगर है तो वो क्या है, सिल्वर यानी चांदी है। ठीक है, याद रखना, इसको याद रखना, सबसे अच्छा चालक चांदी यानी सिल्वर, सबसे अच्छा चालक चांदी यानी सिल्वर। मेटालिक कंडक्टर किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण करंट पास करता है, उसको मेटालिक कंडक्टर कहते हैं, यानी मेटल वाले पदार्थ। एग्जाम्पल आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, और भी बहुत सारे पदार्थ होंगे। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक बाबू सिल्वर है, सबसे अच्छा चालक क्या है, सिल्वर है। दूसरा लिखना है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक अगर कहे तो इसको कहते हैं हिंदी में विद्युत अपघट, विद्युत अपघट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ये बाल्टी है, बीकर, और इसमें बाबू सॉल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड का। किसका है, सोडियम क्लोराइड का। इसमें थोड़ा पानी था, हमने इसमें क्या किया, नमक डाल दिया। जहाँ नमक डाले तो इसके अंदर जो है Na+ और Cl- अलग अलग हो गया। जहाँ पानी में हम नमक डाले, नमक गायब हो गया। एक मुट्ठी नमक लो, एक गिलास पानी में डाल दो, नमक खत्म। जो नमक आपके हाथों में था व्हाइट कलर का, वो सॉलिड अवस्था था, और नमक सॉलिड अवस्था में अगर सॉलिड NaCl अगर है तो इससे करंट किसी कीमत पे पास नहीं करेगा। एक बोरा नमक है, उसमें आप करंट का वायर घुसा दो और नमक को छू लो, कुछ नहीं होगा, करंट लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड अवस्था में, सॉलिड अवस्था में इससे करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। लेकिन जो ही सॉलिड नमक को अगर हम पानी में डालते हैं तो नमक पूरी तरह से घुल मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लेता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि नमक पूरी तरह से इसमें घुल मिल जाता है और यह आयन के रूप में अलग अलग हो जाता है, यानी सोडियम प्लस आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन माइनस आयन अलग हो जाएगा। मतलब इसका 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। सोडियम क्लोराइड को नमक पानी में हम घोल देते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहे तो ये 100% आयोनाइजेस हो जाता है। आयनाइजेशन मतलब आयनीकरण हो जाता है इसका, और इस कंडीशन में इससे करंट इतना आसानी से पास करता है, करंट पास करता है। तो दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, आप कहोगे कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है सबसे करंट पास करता है क्या? नहीं,
जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसी से करंट पास करेगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसे करंट पास नहीं करेगा, करेगा भी तो धीमे धीमे। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को भी दो भागों में बांट दिया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, उसको तो बस बात याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट जो पास करता है वो किसके कारण पास करता है, तो आयन के कारण, आयंस के कारण। और आयंस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे, तो देखिए सोडियम क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया इस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है इधर से उधर, और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर गेन कर लिया। जो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाता। जिस तरह से आज भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर चीन चाह ले तो एक रात में ही इतना भारत की बराबरी कर सकता है पॉपुलेशन का, एक रात की बात है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्या हुआ, उससे आगे निकल चुका है पॉपुलेशन में। तो इंडिया उतना ही बड़ा है, इसका एरिया बढ़ नहीं रहा है, लेकिन पॉपुलेशन दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या। तो उसी प्रकार से इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। और सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन को लूज करते जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाएगा, बताओ इतना स्पेस में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि करंट पास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्लोरीन क्या करता है, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्लोरीन उसको ले लेता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। मतलब क्या, आयन की संख्या दोनों तरफ बराबर रहता है। इस करंट कंडीशन में करंट आसानी से पास करते जाता है। समझ गए? चलिए, आई होप कि आपको मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर समझ में आया होगा। बाबू सबका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बस खाली ये लेक्चर को देखिए, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, ये वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को पढ़िए, आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद चालक तो समझ गए। अब हम बात करते हैं अर्धचालक। और चालक की बात नहीं करेंगे। और चालक का मतलब क्या, वैसा पदार्थ जिससे करंट पास नहीं करता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, सूखा लकड़ी हो गया ना, कागज हो गया, ये कमीज हो गया, शर्ट हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब के सब क्या अचालक। अचालक की बात नहीं करूंगा। अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर ये क्या है भाई, वैसा पदार्थ जिससे करंट आसानी से पास तो नहीं करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करता है। वैसा पदार्थ जिससे करंट आसानी से पास तो नहीं करता है, लेकिन धीमा धीमा करता है। अब यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ये धीमा धीमा वाला? नो, वो नहीं पूछ सकता है। कहता है कि वह पदार्थ जो 0 केल्विन पे कुचालक किंतु ताप बढ़ाने पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ती है, अर्धचालक कहलाता है। 0 केल्विन पर क्या कह रहा है, यह कह रहा है अर्धचालक का कि 0 केल्विन पे कुचालक हो। 0 केल्विन का मतलब समझ रहे हो ना, ये मैं आपको टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो 0 केल्विन पे ये क्या हो, कुचालक हो। कुचालक मतलब क्या, इससे करंट पास नहीं कर रहा, कुचालक। जीरो केल्विन पे ये कुचालक हो, लेकिन ताप बढ़ाने पे, ताप बढ़ाने पे फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 0 केल्विन पे ये कुचालक हो मतलब क्या, जब हम पदार्थ को एक ऐसा पदार्थ जो अर्धचालक है और उसको गर्म नहीं किए, मान लेते हैं ये अर्धचालक पदार्थ है, इसको हम गर्म नहीं किए तो इससे करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि ये कुचालक हो जाएगा। ये एक एंटीमनी है, बिस्मथ है, एग्जाम्पल है अर्धचालक का। पूछता है एग्जाम्पल में कि इसमें से अर्धचालक कौन सा है, सबका एग्जाम्पल बताऊंगा। तो ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर ठंडा है, इसमें कोई टेम्परेचर नहीं है, हाथ में हम लिए हुए हैं, सॉरी
इसको हम गर्म नहीं किए, ठंडा है, इससे करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब कि 0 केल्विन पे ये क्या है, कुचालक है, इससे पदार्थ से करंट पास करेगा ही नहीं। लेकिन ज्यों ही इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे बाबू, इसमें हीट जनरेट होगा, और जब इससे हीट जनरेट होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन था, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं बैठा हुआ, वो इधर उधर घूमने लगेगा। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर में था पहले से बैठा हुआ, ये इधर उधर घूमने लगेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि इस रूम में बहुत सारा मच्छर है, वो अपने कोने कोने जगह में बैठा हुआ है। जो ही हम एक ऐसा अगरबत्ती जलाता हूँ, मोर्टिन जलाता हूँ, तो सारा मच्छर इधर उधर भटकने लगता है, भागने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो बैठा हुआ था, हमने एक हीट जनरेट किया, उसको भगाने वाला एक ऐसा पदार्थ मैंने जलाया जो उसको वहाँ से हटने के लिए मजबूर कर दिया, फिर मच्छर इधर उधर भागने लगेगा। उसी प्रकार से अर्धचालक के साथ भी होता है। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है, यही इसमें हम हीट जनरेट करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इधर उधर घूमने लगता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने लगता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगा तो बाबू करंट तो पास करेगा ही। यहाँ से बात निकलता है, क्या बात निकलता है कि अगर मगर मत लिखो, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट VVI, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100%। सीधे पूछेगा ताप बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता, ऑप्शन बढ़ती घटती कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो सीधे बढ़ती है। इसका कारण भी है कि बाबू जब हम अर्धचालक को गर्म करेंगे, उसमें हीट जनरेट करेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण करंट पास करता है। तो अर्धचालक जो ठंडा था, जिससे करंट पास नहीं कर रहा था, जैसे ही उसको हम गर्म किए, उसमें हीट जनरेट किए, अब उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने लगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुआ तो इसकी चालकता बढ़ेगी। चालकता बढ़ने का मतलब है उससे करंट आसानी से पास करेगी। तो ये पॉइंट को याद रखना कि ताप बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध घटती है। क्या याद रखना है? ताप बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। दो पदार्थ है, एक अर्धचालक है, दूसरा चालक है। एक चालक पदार्थ है, दूसरा अर्धचालक है। जब ताप, दो रॉड है, एक रॉड यहाँ है, ये अर्धचालक है, दूसरा रॉड यहाँ है, ये चालक है ना। अब इस दोनों में टेम्परेचर हम बराबर बढ़ा दें, जहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी घट जाएगी। ये दो पॉइंट याद रखना। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पे अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा तो चालकता घटेगा। तो ताप बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, जबकि चालक की घटती है, अपोजिट। ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और एक चीज़ अपने मन से याद रखिएगा, चालकता बढ़ने पे प्रतिरोध घटता है। इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं। अगर कोई भी पदार्थ, प्रतिरोध का मतलब क्या? करंट को रोकने वाला, करंट को रोकने वाला। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस ना, प्रतिरोध। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, प्रतिरोध को, ठीक है। और करंट जो होता है आप पढ़े होंगे, V बराबर IR,
इसीलिए R बराबर V बटे आई, या फिर इसको ऐसे करके लिखिए, सॉरी इसको ऐसे करके लिखिए, I बराबर V बटे R। अब क्या देख रहे हैं, I या फिर R बराबर V बटे I। इस पे फोकस करिए, इस बिंदु पे। ये प्रतिरोध है। चालकता बढ़ने का मतलब क्या, करंट बढ़ेगा, करंट ज़्यादा पास करेगा, तो नीचा वाला अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, घट जाएगा। नीचा वाला बढ़े तो ऊपर वाला घटेगा, और नीचा वाला घटे तो ऊपर बढ़ेगा। तो क्या देख रहे हैं कि अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, मतलब करंट बढ़ती है, तो नीचा वाला बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट करिएगा, अर्ध चालक की चालकता बढ़ने पर प्रतिरोध घटती है। समझ में आया? चालकता बढ़ा तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि दूसरे का अपोजिट है ना। चालकता बढ़ा, प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। और ताप बढ़ने पे ऐसा होता है। मैं अलग से प्रतिरोध के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। दूसरा पॉइंट लिखना है, चालक की चालकता घटने पर प्रतिरोध बढ़ती है। मतलब क्या समझे, ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए, सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, वो सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिए, मजा आएगा, ठीक है। देखिए अर्धचालक का उदाहरण, एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर का। एग्जाम्पल किसका, सेमीकंडक्टर का। क्या क्या है, सबसे पहले सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन Si, उसके बाद जर्मेनियम होगा, उसके बाद वो सिलिकॉन कार्बाइड होगा, सिलिकॉन कार्बाइड, उसके बाद सिलिकॉन जर्मेनियम। अभी याद हो जाएगा, याद करवा दूंगा। सिलिकॉन जर्मेनियम, उसके बाद एल्युमिनियम आर्सेनाइड, एल्युमिनियम आर्सेनाइड, उसके बाद एंटीमनी भी हुआ है, एंटीमनी भी है। उसके बाद एक दो और होगा, बिस्मथ, बिस्मथ हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम एंटीमनी, एल्युमिनियम एंटीमनी, एल्युमिनियम एंटीमनी, एल्युमिनियम एंटीमनी, ठीक है। ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल है। कितना एग्जाम्पल हो गया देख लीजिए। एक हो गया आपका सिलिकॉन Si, फिर जर्मेनियम हो गया, 2 सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, एल्युमिनियम आर्सेनाइड हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ,
और एल्युमिनियम एंटीमनी। ये सब के सब क्या है, अर्धचालक का एग्जाम्पल है। ये पदार्थ है, इस पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो इससे करंट पास करेगा, गर्म नहीं करेंगे तो करंट पास नहीं करेगा। ये सारा पदार्थ अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। एक ऐसा पदार्थ है जो ये सुषुप्त अवस्था में रहता है, सोया रहता है। ज्यों ही इस पदार्थ में हीट जनरेट करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने लगता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने लगता है, फिर इससे करंट पास करने लगता है। यानी इस सारे पदार्थ को गर्म करने पे इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो याद कैसे करेंगे, सबसे पहले याद रखना है आपको, देखिए क्या क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन से याद रखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड। पहला याद रखना है सिलिकॉन, और सिलिकॉन से ही याद रखना है दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड। दूसरा याद रखना है जर्मेनियम, और जर्मेनियम से ही याद रखना है सिलिकॉन जर्मेनियम। सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, फिर दोनों को ऐड कर दो सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर एल्युमिनियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम एंटीमनी। तीन को याद रखिएगा सिलिकॉन से, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन जर्मेनियम, तीन हो गया। चौथा याद रखना है जर्मेनियम, पांचवा याद रखना है एल्युमिनियम आर्सेनाइड, छठा याद रखना है एल्युमिनियम एंटीमनी, सातवां याद रखना है एंटीमनी, और लास्ट में बिस्मथ। ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादा करके पूछता है सिलिकॉन के बारे में, एंटीमनी के बारे में, बिस्मथ के बारे में और जर्मेनियम के बारे में। ये चार एग्जाम्पल ज़्यादा करके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी सब मैंने ये एनसीईआरटी से ही निकाल के दिया हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। कितना मिनट का हुआ है, 42 का। बस इस पेज को ख़त्म करता हूँ। हर लेक्चर बाबू 60 मिनट का होगा। देखिए, एक है आवेश संरक्षित यानी कंजर्व्ड। चार्ज को तो ना उत्पन्न किया जा सकता है, बस याद रखना, चार्ज जो आवेश होता है, आवेश को तो ना उत्पन्न किया जा सकता है ना बनाया जा सकता, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि एक बात बताता हूँ, आप जितना भी फल खाते हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ टमाटर का। एक टमाटर को हम धरती में उपजाते हैं और वो क्या करता है, धरती से, सूरज के प्रकाश से, इस वातावरण से एनर्जी को अपने में स्टोर कर लेता है। टमाटर, गोभी, परवल, जितना भी वेजिटेबल है, सेब हो गया, फल हो गया, जितने भी फ्रूट है, वो हर जगह से एनर्जी को अपने में कंजर्व कर लेता है, ठीक है, समाहित कर लेता है, स्टोर करके रखता है एनर्जी को। फिर हम उस फल को, वेजिटेबल को क्या करते हैं, घर लाते हैं और उसको काट के बना के खाते हैं। तो उस फल में, फ्रूट में और वेजिटेबल में जो भी एनर्जी था, वो एनर्जी हमारे बॉडी में आ गया, हमारे शरीर में एनर्जी जनरेट हुआ। फिर उस एनर्जी से हमने क्या किया, और सारा काम किए, पढ़ाई किए, खेले, घूमे फिरे, दौड़े, हंसे, डांस किए, झगड़ा किए। तो हमारे पास जो एनर्जी था, उस एनर्जी का हमने यूज किया। अगर आप खाना छोड़ दोगे तो आपके बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं होगा, भर दिन सोए रहोगे। अभी मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ तो खा पी के आया हूँ, और मेरे पास उतना ही कैपेसिटी है कि 2-3 घंटा पढ़ा सकता हूँ। जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी है तब तक मैं पढ़ा सकता हूँ। कुछ समय के बाद हमारे बोलने का जो टोन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी का एनर्जी है वो पढ़ाने में क्या हो गया, खपत नहीं हुआ, उसमें चला गया। तो इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ना एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही पॉइंट मैंने लिखा कि आवेश संरक्षित रहता है, उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से टमाटर में, गोभी में, फल में जो भी एनर्जी था, उसको क्या, टमाटर का एनर्जी हम परवल में कर सकते हैं क्या? गोभी का एनर्जी मैं सेब में कर सकता हूं क्या? नहीं, उस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ हम अपने बॉडी में ले सकता। समझ गए? चलिए बात करता हूं ईएमएफ का, बहुत इंपॉर्टेंट है।
EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। EMF के बारे में समझिए, ये एक प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, एक प्रकार का ये डिवाइस है। क्या है? ये एक डिवाइस है, ठीक है, एक प्रकार का डिवाइस, एक प्रकार का मशीन है, बैटरी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और कहता है इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है। जैसे कि मान लेते हैं ऐसे कर दिए, यहाँ पे पॉजिटिव देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव देते हैं। ये मान लेते हैं ये पोल है, ये भी पोल है, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं, ओपन सर्किट होना चाहिए। ठीक है, ओपन सर्किट होना चाहिए। जब इसको हम लगाएंगे तब ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब समझिए इस बात को। कहता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रोड होता है। ये सब याद करने का चीज़ नहीं है, बस बता रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रोड होता है और ये सर्किट जो होता है ना, सर्किट, ये सर्किट ओपन होता है, मतलब खुला रहता है। EMF एक प्रकार का डिवाइस है और इस डिवाइस में 2 इलेक्ट्रोड होता है और ये ओपन सर्किट होता है। और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में ये पोटेंशियोमीटर को मेजर करता है। कहता है कि एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच ये पोटेंशियल मेजर करता है। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल मेजर करता है। 2 इलेक्ट्रोड के बीच, 2 इलेक्ट्रोड के बीच या पोटेंशियल मेजर करता है। ये इंपॉर्टेंट है। EMF क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है। इसमें कितना इलेक्ट्रोड होता है? 2 इलेक्ट्रोड होता है। ये कैसा सर्किट होता है? ओपन सर्किट होता है। और ये डिवाइस 2 इलेक्ट्रोड के बीच, जब ये ओपन सर्किट रहता है तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच ये पोटेंशियल मेजर करता है, नापता है। जैसे करंट को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? एम्पियर में इसको मेजर करते हैं ना। उसी प्रकार से EMF को मेजर करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल मेजर करता है। एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा कि EMF का काम क्या है? EMF का काम है कि ओपन सर्किट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना। EMF का काम क्या है? पोटेंशियल मेजर करना। EMF का काम क्या है? पोटेंशियल मेजर करना। कहाँ? 2 इलेक्ट्रोड के बीच में। कब? जब सर्किट ओपन हो। EMF क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है। इसका काम क्या है? 2 इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल मेजर करना। बात समझ में आ रही है? EMF क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है। इसमें कितना इलेक्ट्रोड होता है? 2 इलेक्ट्रोड होता है। ये कैसा सर्किट होता है? ओपन सर्किट रहता है। इसका काम क्या है? 2 इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल मेजर करना। 2 इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल मेजर करना। दूसरी बात, EMF का मापन यानी मेजर, मापना, मेजर पोटेंशियोमीटर के द्वारा होता है। EMF का मेजर पोटेंशियोमीटर,
किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये, डायरेक्ट पूछ देगा कि ईएमएफ का काम क्या है। ईएमएफ का काम है कि जब सर्किट ओपन हो तो दो इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल मेजर करना। और ईएमएफ को मेजर करने के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है, तो पोटेंशियोमीटर का। ईएमएफ को मेजर करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, पोटेंशियोमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक बात ये है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल को मेजर करना जब सर्किट ओपन हो, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किस यूनिट का यूज करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ये दो बात याद रखना, किसमें, ईएमएफ में, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तीसरा इसमें याद रखना है कि ईएमएफ में, ईएमएफ से मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन किया जाता है, यानी प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, याद रखना। तीसरा, पहला क्या बात रखना है याद, कि जब सर्किट ओपन हो तो दो इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल को मेजर किया जाता है ईएमएफ के द्वारा। दूसरा याद रखना है कि ईएमएफ को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर का। तीसरा याद रखना है कि ईएमएफ से मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन किया जाता है। अगर आपके घर में ज़्यादा वोल्टेज नहीं आ रहा है, हम देख रहे हैं कि पड़ोसी के घर में एकदम फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, हमारे घर में फैन भी नहीं चल रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ईएमएफ लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, मैक्सिमम वोल्टेज को अपने घर में खींच लेता है। कौन सा यूनिट, ईएमएफ, और वोल्टेज को खींच के आपको सर्किट को देता है, जिससे आपका पंखा बहुत तेजी से चलने लगता है, यानी वोल्टेज अधिक से अधिक फैन को मिल गया। तो क्या सीखे कि ईएमएफ अधिक से अधिक वोल्टेज को ऑब्टेन यानी प्राप्त करता है, जिससे हमारा सर्किट, हमारा जो सिस्टम है अच्छा से चल पाता है और बहुत देर तक काम करता है, जब तक लाइट रहे। लाइट चला गया तो फिर दुनिया खत्म, अंधेरा ना। हमको सब कुछ मिला मगर मिले तुम नहीं, मुझको सब कुछ मिला मगर मिले तुम नहीं। चलिए इसका एक फार्मूला है, ई सेल बराबर, ये पूछेगा नहीं, लिख लीजिए, ई सेल, ये नोट इसको कहते हैं ई सेल नोट। इसको क्या पढ़ते हैं, ई सेल नोट बराबर होता है ई कैथोड या नोट माइनस ई एनोड। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताऊंगा इस पे। ठीक है, तो फार्मूला है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज और एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, याद तो कर लीजिए, कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव चार्ज याद कर लीजिए। लेकिन जब मैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि डिवाइस पे डिपेंड करता है कि कैथोड पे पॉजिटिव होगा कि एनोड पे नेगेटिव होगा। ठीक है, वहाँ पे जब मैं बताऊंगा बैटरी के बारे में, बैटरी पढ़ाऊंगा वहाँ पे, तो उस बैटरी में दो टाइप का बैटरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उस दोनों बैटरी में देखिएगा कि एक बैटरी में कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पे नेगेटिव है, और दूसरे बैटरी में कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बस ऐसे जनरली याद रखिए, अभी जब हुआ बताऊंगा तो और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ खत्म। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, अभी ख़त्म नहीं हुआ है बाबू, अभी तो चल ही रहा है, समय लगेगा। अच्छे से पढ़िए, मन लग रहा है पढ़ने में। थैंक यू।